अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में भी हम सैलाबी सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल है इस वक्त और रावी बिफरा हुआ है, सतलुज जो है वो भी बेकाबू है और चनाब की तरफ से भी अच्छी इतलात नहीं है, बल्कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी जो है वो आया हुआ है और झेलम में भी अब से कुछ देर पहले भारत की तरफ से पानी छोड़ दिया गया। तो एक ऐसी सूरत हाल का इस वक्त पाकिस्तानी कौम को सामना है जिसको कहा तो कुदरती आफात जा रहा है, लेकिन इसमें इंसानों का अपना बहुत बड़ा अमल दखल है। लेकिन बाहर हुकूमत की मशीनरी जो है पूरे तरीके से कोशिश कर रही है कि अपने शहरियों को मैक्सिमम जितना रिलीफ दिया जा सके उस हवाले से काम किया जाए। हमारे आर्मी चीफ जो हैं जनाब चीफ मार्शल आसम मुनीर साहब जो हैं वो भी, फील्ड मार्शल आसम मुनीर आर्मी चीफ जो हैं वो भी आज उन्होंने दौरा किया है सैलाब से मुतासरा इलाकों का और वहाँ पर सूरत हाल का जायजा लिया है। इस सारी सूरत हाल पर हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब खालिद फरूकी साहब, जनाब मोहम्मद निशाद अली साहब और तौसीफ अहमद खान साहब। जबकि प्रोग्राम के दौरान हम मुख्तलिफ शहरों से PTV के नुमाइंदगान से बात करेंगे और वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है उससे अपडेट लेंगे। तो खालिद फरूकी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, आज आप जानते हैं कि रावी के अंदर जो पानी है उसमें ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ी सी शायद सतह कम हुई है, लेकिन उसकी जो तबाही का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि मुझे याद है 1988 में जब पानी आया था, जो सबसे बड़ा सैलाब कहा जाता है पिछले 38-40 के साल के दौरान, उसमें 5,76,000 क्यूसिक पानी बताया जाता है कि तब आया था और अब 2,20,000 क्यूसिक पानी है बताया जा रहा है इस पर रावी में बह रहा है शादरा के मुकाम के ऊपर। लेकिन जब 1988 में सैलाब आया था तब इतनी तबाही नहीं हुई थी, अब तबाही ज्यादा हो रही है। क्या वजूहात है इसकी? देखिए गौहर साहब, जो सैलाब से तबाही है ये तो हम कई दिन से इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। पहले बारिशों से एक सिलसिला शुरू हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में, उसके बड़े हमने देखे कि उससे नुकसानात हुए और जो वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट जिसको कहते हैं, बाज़ हुकाम उसको नहीं मानते, लेकिन ऐसे वाक़यात भी देखने को मिले। उसके बाद फिर ये सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा होनी थी और ये हर साल होती है, लेकिन इस साल ज़्यादा शिद्दत से हुई और अगले साल जो आने वाला साल है इसमें मानसून का जो एक्सपेक्टेड जो है वो ये है कि 22% ज़्यादा बारिशें अगले साल हो सकती हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं ये अगले साल के लिए भी सारी अभी से इंतबाही एक गुफ्तगू है। जो आपने कहा कि 1988 वाला, यकीनी तौर पे 1988 में सैलाब की बहुत ज़्यादा शिद्दत थी, लेकिन इसके बावजूद नुकसान कम क्यों था? नुकसान कम लाहौर की हद तक बहुत कम था। बाकी जो हमारे ज़रूरी रकबे हैं, जो हमारे शहर हैं, जहाँ जहाँ सैलाबी पानी गया उसने हमारी जो देही मईशत है, ज़रूरी मईशत जो है, इसको बुरी तरह मुतासर किया था। पर इस साल जो आबादी है, शहरी आबादी, जो अब एक तरह की सेमी शहरी आबादी बन चुकी है, शहर का फैलाव क्योंकि लाहौर शहर का जो हर तरफ हुआ, तो इसमें जो सोसाइटियाँ बनी वो हमारे दरिया के को भी निकल गई। अब दरिया का जब आप पानी जो है उसके ऊपर जाके तो आप देखेंगे कि यहाँ तो पानी कभी आना ही नहीं, और इस उम्मीद के साथ वहाँ जाके सोसाइटियाँ अपनी बना देंगे और उसको महंगे दामों बेच के आप अपना माल पानी कमा लेंगे, तो उसका फिर देखिए नतीजा तो यही होना ना। जो 1988 का सैलाब था इसमें भी आपको पता है कि शादरा और बेगम कोट जैसे इलाके जो हैं ये बड़े, मतलब ये कि 12-12 फुट पानी, 16-16 फुट पानी जो था यहाँ पे था। लेकिन ये इलाका शादरा का जो था ये तो आपको पता है कि निशेबी इलाका एक कहलाता था और यहाँ पे जब भी पानी आता था सैलाब का ये इलाका मुतासिर होता था। इसी तरह बेगम कोट का और फिर जो शेखुपुरा रोड का जो पूरा इलाका एक बनता है, यहाँ सारे शेखुपुरा की सारी बेल्ट जो है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ, कारखाने, जो कुछ भी है, ये सारे मुतासिर होते थे। और मुझे याद है कि वो उस पानी ने, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री एरिया था ये सारा, तो इसका केमिकल जो था इसको भी फिर फैलाया। सो उसका एक बड़ा जो है उसका एक नतीजा गलत निकला था। पर इस साल आप देखिए ना कि हम इस बात पे अक्सर बेशतर बात करते रहे हैं, इस पे कहते रहे हैं कि जी देखिए, अगर आप इन इलाकों में जहाँ पे दरिया है वहाँ पे अपनी आबादियाँ ले जाएंगे और कोई प्लानिंग नहीं होगी और गवर्नमेंट के महकमों से बाज़ाब्ता तौर पे इसकी मंजूरी नहीं ली गई होगी, तो उसमें खा वो कोई महकमा इन्वॉल्व हो या पर्सनैलिटीज़ या ताकतवर माफिया जो है वो इन्वॉल्व हो, तो उसका नतीजा देखिए ये निकला है। हमने देखा कि वहाँ पे जो दरिया के अंदर जो इलाके हैं वहाँ भी लिखा होता है कई जगह पे कि यहाँ जनाब ये कॉर्नर का कमर्शियल है, इतने करोड़ में बिकेगा। ये तो सोचने की बात है ना कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हम कुदरत के खिलाफ खेलेंगे
तो कुदरत तो फिर इस तरह नहीं फिर छोड़ती ना। ये जो कुछ भी हुआ है इसमें जिम्मेदारी बड़ी जो है लाहौर की हद तक जो बड़ी जिम्मेदारी है वो तो ये इस चीज पे आती है। बाकी रहा भारत का मामला कि भारत की तरफ से पानी, वो मुझे एहसन इकबाल साहब का एक बयान है जिस पर बाद लोग सोचते हैं कि जी शायद वैसे ही कह दिया उन्होंने कि जो भारत ने है पानी इकट्ठा किया और फिर उसके बाद उसको छोड़ा। ये आबी जारहियत जो कहलाती है इसके कई एक तरीके हैं। जिस तरह कोई भी जारहियत करनी हो तो उसका कोई ना कोई तरीका निकाला जाता है। सो भारत ने भी ये किया है कि उन्होंने पानी बल्क में छोड़ा है। एक होता है कि मरलावार आप आहिस्ता आहिस्ता पानी का फ्लो जो है उसको रहने देते हैं, तो जब आप पानी इस तरह बल्क में छोड़ेंगे तो उसका नतीजा जो है वो यही निकलेगा। बाकी गौहर साहब देखिए, दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे जो फ्लड कंट्रोल के जो इदारे हैं वो बड़े एक्टिव हैं। हमें भी फ्लड कंट्रोल के इन इदारों को एक्टिव करना पड़ेगा। हमें भी देखना पड़ेगा कि हमारे नुकसानात कम से कम कैसे हों। हमें भी मकानात जो इन इलाकों में जहाँ पे सैलाबी पानी किसी वक्त आ सकता है, हमें बताना पड़ेगा कि वो लेवल से कितने ऊपर रखे जाएं। हमें भी निकासी आपका सिस्टम जो है इसको बेहतर बनाना होगा और हमें पानी का जो रास्ता है इसको छोड़ना होगा। अभी देखिए ना, अभी जो गवर्नमेंट ने अपना प्रोजेक्ट दिया है, मैं आखिरी एक बात कहता हूं, जो अपना प्रोजेक्ट दिया है उसमें यह है कि वो दरिया का रास्ता छोड़ रहे हैं। अपने प्लान में दरिया का रास्ता छोड़ रहे हैं, पर ये जो प्राइवेट जो मालकान गए इन्होंने दरिया में रास्ता नहीं दिया, जिसकी वजह से तबाही का जो आपके ख्याल में इस वक्त फैलाव है काफी ज्यादा है। अच्छा, हमारे साथ इसको मौजूद हैं शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे इस्लाम गाजी साहब। इस्लाम गाजी साहब, ये बताइएगा कि आप जिस मुकाम पर हैं शेखुपुरा में, और वहां पर रावी ज़ाहिर है उस साइड पे लगता है, तो वहां पर तबाही का क्या आलम है और वहां पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो किस हद तक लोगों को रिलीफ पहुंचाने में कामयाब हुई हैं? जी देखें, अगर बात करें जिला शेखुपुरा की तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भारतीय आबी जारहियत थी उसके नतीजे में दरिया रावी में पानी छोड़े जाने के बाद 3 तहसीलें हैं शेखुपुरा की जिनका वसी पैमाने पर इलाका मुतासर हुआ है। जिला शेखुपुरा में अगर दरिया रावी की गुजरगाहों की बात करें तो सबसे पहले जो दरिया रावी है वो तहसील मरीदके का इलाका है नारंग मंडी, वहां पर दाखिल होता है। नारंग मंडी में BRB नहर के दूसरी तरफ के जो इलाके हैं वो दरिया के पानी की लपेट में आए हैं। इन इलाकों में दरिया और खेतों में कोई फर्क नहीं रहा, हर तरफ कई फीट पानी है, फसलों को बेतहाशा नुकसान पहुंचा है और कई इलाकों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता है। आगे चले तो यही दरिया रावी शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाड़ा के इलाकों से गुजरता है। इस इलाका में भी दरिया के किनारे जो जमीनें थी उन्हें नुकसान पहुंचा है। इससे आगे चले तो दरिया रावी लाहौर के इलाकों से होता हुआ दोबारा एक मरतबा फिर शेखुपुरा की तहसील शरकपुर में दाखिल होता है। तहसील शरकपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वसी पैमाने पर, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हजारों एकड़ रकबा सैलाब की जद में आया है। चावल और चारे की फसलें, सब्जियों की फसलें तो बिल्कुल तबाह हो गई हैं और दीगर जो फसलें उनको भी बेतहाशा नुकसान पहुंचा है। शरकपुर के हवाला से एक खास बात के जो तहसील शरकपुर है वो अमरूद के बागात के हवाला से मुल्क भर में अपनी एक मुनफरद पहचान रखती है। अमरूद के बागात को नाकाबिले यकीन हद तक नुकसान पहुंचा है। यकीन करें कि मैं 3 दिन से इस इलाका में मौजूद हूँ। शरकपुर के इलाके जो हैं बोले शाह, नूरपुर अरैया, नानू डोगर है, नोल डोगर है, फैजपुर कलां है, इन इलाकों में हजारों एकड़ रकबा पर जो अमरूद के बागात हैं वो मुतासर हुए हैं। इन इलाकों का आज भी मैंने तफसीली विजिट किया है, बल्कि पाकिस्तान टेलीविजन के लिए मुतअद्दिद रिपोर्ट्स भी फाइल की हैं। 7 से 8 फीट तक पानी अमरूद के बागात में खड़ा है। अगर मजीद यही पानी चंद दिन तक ये खड़ा रहेगा तो अमरूद की जो जड़ें हैं वो गल सड़ जाएंगी और अमरूद के बागात हैं वो इन इलाकों में खत्म हो जाएंगे। रही आपकी बात रेस्क्यू कार्रवाइयों की, तो जिला शेखुपुरा इस लिहाज से इंतहाई खुशकिस्मत है कि दरिया के किनारे आबाद जो इलाका मकीन थे, इंतजामिया की तरफ से सोशल मीडिया पर मसाजिद में बर वक्त ऐलानात की वजह से उनके इनखला को यकीनी बनाया गया। मुतासरा इलाकों में अभी तक ना तो किसी जानवर की हलाकत रिपोर्ट हुई है और ना ही कोई इंसानी जान जाया हुई है। जिले इंतजामिया शेखुपुरा की अगर मैं बात करूं तो 14 मकामात पर रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जहां मुतासरीन के लिए कैंपों में खाने पीने की अशिया भी मौजूद हैं, उन्हें तिब्बी सहूलियात भी मुयस्सर हैं। हत्ता कि जानवरों के लिए जो लाइफ स्टॉक ने भी कैंप लगाए हैं वहां भी अद्वियात वाफर मिकदार में रखी गई हैं। आज वफाकी वजीर राणा तनवीर हुसैन है, जिनका ये आबाई हल्का भी है तहसील शरकपुर के इलाके, उन्होंने 5 घंटे तक मुसलसल इन इलाकों का विजिट किया है। उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। उनका यही कहना था कि मुतासरीन की बहाली से लेकर खुशहाली तक वफाक और सूबाई हुकूमतें चैन से नहीं बैठेंगी। जैसे ही मुतासरा इलाकों से पानी उतरेगा, सर्वे के बाद मुतासरीन के नुकसानात का हुकूमत अजाला करेगी। वफाकी वजीर मुतासरीन सैलाब से भी मिले,
उनके साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया, उन्हें मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि मुश्किल की इस घड़ी में वफाक और सूबाई हुकूमतें उनके साथ हैं। जी इस्लाम गाजी साहब, ये फरमाइएगा कि जब इतना पानी ज़ाहिर आप बता रहे हैं वहाँ पे खड़ा है 7 से 8 फुट तक, और ये 3-4 रोज से कम से कम है, और आपके मुताबिक 3-4 रोज मजीद रह सकता है, तो ये बताइए कि वहाँ पर वबाई अमराज तो नहीं फैले कोई? हाँ, ये बात भी आपकी इंतहाई काबिल तवज्जो है। डॉक्टर सदीक बलोच हैं, चीफ ऑफिसर हैं हेल्थ के। आज एक मेडिकल कैंप पर मैंने उनसे इसी हवाले से तफसीली बात की, तो उन्होंने कहा बिल्कुल इन इलाकों में जो डेंगू है, जो पेट के अमराज हैं, वो वबा फैल सकती है, लेकिन अगर जो मुतासरीन हैं वो एहतियात करें, पानी को उबाल कर पिए, एहतियाती तदाबीर का दामन हाथ से ना छोड़ें, तो महफूज रह सकते हैं। लेकिन इस वक्त तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मामूली अमराज में मुब्तला लोग इन कैंपों में आ रहे हैं, जिनको हुकूमती इदारों की तरफ से, जो हेल्थ इंतजामिया है, जिली इंतजामिया है शेखुपुरा की, उनकी तरफ से बर वक्त जो अद्वियात हैं वो फराहम की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया इस्लाम साहब आपका। अच्छा खान साहब, ये मैं आपसे गुजारिश करूँ कि आज मैं भी दरिया रावी पर गया था और मैंने वहाँ पर जाके देखा कि वहाँ पर 11 22 का कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर बाकायदा मुतहरक हैं, फिर साथ ही साथ वहाँ पर कुछ फलाई तंजीमें वो भी हैं, और वहाँ पर कुछ हमारी सियासी और मजहबी तंजीमें जो हैं वो भी अपने कैंप लगा कर बैठी हैं। फ़र्रुखाबाद का एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है, जो दरिया की परली साइड बनती है वहाँ पर, तो उस जगहों के ऊपर भी लोगों ने जाके लोगों की हेल्प करने की कोशिश की है। तो अपनी मदद आपके तहत भी ज़ाहिर है रियासती इमदाद के अलावा लोग अपने तौर पर मदद कर रहे हैं। लेकिन ये बात मैं जो इन्होंने बात की उससे मेरे जहन में आई है कि ये जब अमरूद के बागात और चावल की फसलें और ये जितनी सब्जियां ये सारे ख़राब हुए हैं और जाहिर है कि ये अब किसी काम का नहीं रहा है सारा सीन, तो इसमें मुझे बताएं कि किस तरह से पॉसिबल होगा कि इन इतनी बड़ी हज़ारों एकड़ पर ये अराजी जो है ये अब तो काबिल काश फिलहाल नहीं रही, तो इससे तो कई साल तक, क्योंकि मेरा ख्याल है अमरूद का जो बाग है वो एक साल में तो शायद फल नहीं देता, वो तो ज्यादा टाइम लेता है, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा। ये हम एग्रीकल्चर जो नुकसान है ना वो हम बाज़ औक़ात ना इग्नोर कर जाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान शहर की तरफ और हमारा मुल्क तो है ही एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो हमारा ध्यान जो है ना वो शहरों की तरफ ज्यादा होता है कि शहर में तो नहीं कोई नुकसान हुआ। हमारा अरबों डॉलर का नुकसान हो जाना है जी, ठीक है, और उसमें हमारी शामत अमाल अपनी है, उसमें हिस्से हमारे भी हैं। तो ये जो आप अमरूद के बागात की बात कर रहे हैं, ये अभी 7-8 फुट पानी खड़ा है। ये गाजी साहब कह रहे थे कि भी अगर 2-3 दिन तक ना निकला, अब निकले या ना निकले ये पानी अपना असर छोड़ के जाएगा। और आप यकीन रखें कि भी मैं खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, ये बाग ख़त्म हो जाएंगे। 2 साल से 3 साल तक लगते हैं जब जिस ज़मीन में सैलाब आता है उसको खुश्क होने में, दोबारा काबिल काश्त होने में। आपका सिर्फ ये नुकसान नहीं हो रहा, आपका आगे नागा भी आ रहा है। ये लोग काश्तकारी के अगले साल या अगले सीज़न में काबिल नहीं होंगे, वहाँ पानी खड़ा होगा या एटलीस्ट अगले साल में नमी मौजूद होगी, तो जब नमी मौजूद होगी तो फसलें नहीं होंगी। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। आप वो सही कह रहे हैं, शरकपुर का इलाका या इवन अब तो मुरीदके का इलाका भी अमरूद के बागात के हवाले से बहुत शोहरत रखता है और बेशपाह। अच्छा, वहाँ पर लोकाट की बहुत ज्यादा मैंने बागात देखे हैं, वहाँ पर लीची के बहुत सारे बागात हैं और सीजनल स्ट्रॉबेरी के, हाँ स्ट्रॉबेरी के वहाँ पर हैं। ये किसान भाइयों का बहुत नुकसान है। अच्छा, ये किसान भाइयों का सिर्फ नुकसान नहीं है, ये जाहिर है कि मुल्की मईशत का नुकसान है और इसका असर जो है वो हर आदमी के ऊपर आएगा, सब पर आएगा, सब पर आएगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, किसानों का इसमें कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है। कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा अफसोस या जुल्म की बात ये है, हाँ जी, ये है कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कि उन्होंने वो इस शामत अमाल में शामिल नहीं है। मैं और आप शामिल हो सकते हैं। हमने दरियाओं के रास्ते इनक्रोच किए हैं, हमने दरिया के अंदर जाकर जो है तामीरात की हैं। हमने, मुझे वो एक साबिक वज़ीर आज़म की बात याद आ रही है कि ये अब दरियाए रावी जो है ना सीवरेज नाला रह गया है, अब हम यहाँ पर बिराज बनाएंगे और इसके ज़रिए पानी रोका करेंगे और फिर ट्रीटमेंट किया करेंगे। मैं जो वो आपको भी याद आ गया होगा, दरिया भी कभी सीवरेज नाले बने हैं या बनाए जाते हैं, ये दुनिया के कौन से मुल्क में होता है, लेकिन वो कह रहे थे। और देख लें, ये एग्जैक्टली 30 से 40 साल में दरिया वापस आता है। उसने अपने सारी ज़मीन वापस ली है और अभी तो 88 जितना तो सैलाब ही नहीं आया। अभी। जो तबाही आई है वो हमने खुद खरीदी है।
हमने उसका रास्ते रोके हैं इन दरियाओं के। दरिया सतलुज में आप देखें कितनी इंक्रोचमेंट हुई है। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा दरिया रावी की मैं आपको सूरत हाल बताऊं, वो अभी तक अपने किनारों से बाहर नहीं जी आया। बिल्कुल, सतलुज भी नहीं गया, वो अपने किनारों के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद तबाही बहुत ज्यादा है। जी तबाही इसीलिए ज़्यादा है कि वहाँ पर मेरे जो शहरी हैं उन्होंने वहाँ जाकर अपनी तामीरात की हैं, दरिया का रास्ता रोका है और बिल्कुल ये सोच कर रोका है कि यहाँ अब कुछ नहीं, दरिया ख़त्म हो गया। ये मतलब मैं आपको इसीलिए तो एक वज़ीर आज़म की मिसाल दी है कि एक वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि दरिया ख़त्म हो गया है। ये मैं बानी पीटीआई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आप देख लें कि जहालत कहाँ तक सफ़र करती है। फिर सबने सोचा कि हमारा वज़ीर आज़म कह रहा है तो मसला ही कोई नहीं है। फिर वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ भी पहुँची और सारे ही पहुँचे, अपने अपनी बिसात के मुताबिक सब ने हिस्सा डाला। आप नाला पलखू का देख लें साहब कि वो उसके अंदर इंक्रोचमेंट हुई है, वहाँ रिहायशी बस्तियाँ बनी हुई हैं। तो हमने तबाही को दावत खुद दी है। ये सोचने की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। सैलाब आया करते हैं, अभी ये मैं इसको ज़ाती तौर पर वो सैलाब नहीं मानता जो 88 में आया था या 73 में आया था, ये तो उससे बहुत कम है। नहीं, जो 88 में आया था वो तो हमारे सामने की बात है ना। आप मुझे बताएं, तो दरिया बहुत पुरानी बात रावी किनारों से बाहर नहीं गया, दरिया सतलुज अभी किनारों से बाहर नहीं गया। अभी मेरे ख्याल दरिया झेलम में भी कुछ सैलाब की दरिया झेलम में उन्होंने पानी छोड़ दिया इंडिया में। हमारे पास जो वॉलेटाइल दरिया है ना, जो ज्यादा तबाही करता है, टिल साउथ पंजाब और बाद में तो सिंध हो जाता है, वो चनाब है। जी, हमारे साथ इस वक्त मैं आपको रोकूंगा, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अशरफ साहब हैं उकाड़ा से। मोहम्मद अशरफ साहब, ये फरमाइएगा कि रावी और सतलुज उकाड़ा के दोनों तरफ से गुजरते हैं, तो वहां पर क्या सूरत हाल है? कितने हजार एकड़ अराजी ज़ेर आब आई है? कुछ लोग बच गए हैं? इंतजामिया किस तरह से ताउन कर रही है और लोगों की इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी, जैसा कि आपने में बताया कि उकाड़ा जो है ये दो को लेते हैं। हमें थोड़ा सा ये आपको बता चलूं कि उकाड़ा जो है ये दो दरमियान में वाक़ है। शुमाल में रावी तो जनूब में दरिया है और ये दो दरिया की हदूद जो है ना उकाड़ा से गुजरते हैं। इस और दोनों दरियाओं का दरमियानी पार्ट है वो तकरीबन 120 किलोमीटर बनता है। और इस वक्त दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इस वक्त सुलेमान की के मुकाम पर पानी का जो बहाव है वो 1,30,000 क्यूसेक है। और दरिया रावी में बलो की हेडवर्क पर इस वक्त 1,71,000 क्यूसेक पानी का दरिया गुजर रहा है और यहाँ पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। और जहाँ तक नुकसान जो हुआ उसकी बात है, ठीक है, अभी तक जो है ये तकरीबन जो दरिया सतलुज है वहाँ पे 58,000 अफराद जो है उनको रेस्क्यू किया गया है और 1,000 जो छोटे और बड़े मवेशी हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। दरिया सतलुज में 86 देहात जो है वो मुतासर हुए हैं और जो जरी रकबा है अभी तक उसका अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल है क्योंकि अभी तक जिधर भी नजर जाती है तो पानी ही नजर आता है। और इसी तरह दरिया रावी में सैलाब से 5 मौजूदा जात जो है जिनकी आबादी तकरीबन 2,000 के मुताबिक हुए हैं। और इनकी बात की जाए तो इंतजामिया ने पूरे अपने दोनों दरियाओं में तकरीबन 13 जो है वो रिलीफ कैंप लगा दिए हैं और वहाँ पे जो बल्कि जो दरिया सतलुज है उसका एक मौजा अटारी है, वहाँ पे तो जो मुतासरीन है सलाह अफराद के लिए वहाँ पे खैमा बस्ती लगा दी गई है जहाँ पर मुतासरीन के लिए मेरी खाना और दूसरी सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। और इंतजामिया भी दिन रात जो है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। और अगर सियासतदानों की बात की जाए तो वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा जो है बाहर जो उनकी इमदाद के लिए उनके लिए इक़दाम करने के लिए फील्ड में है। और आज ही वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मियां मोइन भट्टू और सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी उन्होंने आज दरिया सतलुज के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और उन्हें हिदायत की है कि सैलाब मुतासरीन रिहायश ने और भी सहूलियात की फराहमी के लिए बेहतरीन इक़दाम किए जाएं। जी अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ चूँकि इस वक्त बहुत ज़्यादा कनेक्शन का कोई मसला है, सिग्नल्स का, इस वजह से नहीं आ रही। खान साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें। ये हमारे लिए जो है ना चनाब,
वो ज़्यादा मसला पैदा करता है तारीखी तौर पर भी। और अब भी नज़र आ रहा है चिनाब में पानी कहीं ज़्यादा है। जी बहुत ज्यादा। वो मेरा ख्याल 10 लाख बड़ा क्यूसेक दरिया है। बड़ा दरिया है। वो उसके मसाइल पैदा होंगे और फिर वो जब नीचे जाएगा जहाँ ये दरिया इकट्ठे होते हैं उसके बाद जो है वो हमारे लिए ख़तरात मज़ीद बढ़ सकते हैं। और ये यानी ये सिर्फ सेंट्रल पंजाब के मामला नहीं है। जब ये 5 दरियाओं की सरजमीन है तो फिर 5 दरिया जब जहाँ पर इकट्ठे होंगे तो वो खुदा करे कि जैसे कट लगाए जाते हैं ना कभी सैलाब में मुख्तलिफ जगह पर कि जी शहर बचाने के लिए कई जगह पर कट लगाए जाते हैं। और इसमें भी एक टेक्निकल बात है, कट वहाँ लगाया जाता है जहाँ से पानी घूमकर वो वापस दोबारा दरिया में आ जाए कुछ फासले के बाद। बाज़ जगहों पर यानी अगर खुदा न खास्ता इस तरफ को कट लगाया जाए लाहौर की इस साइड पे तो ये पानी भागता जाएगा समझें आप ओकाड़ा की तरफ। तो ये भी हुकाम ने देखना होता है। और मेरा ख्याल है पूरी नज़र है, रेस्क्यू का जो है काम वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जारी है। लेकिन हमें अपने अमाल दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। हमें रावी और सतलुज के सैलाब से कम नुकसान नहीं होना चाहिए। वो चनाब लेकिन हमें हुआ है। लेकिन हमें हुआ है, हमें इससे हुआ है। सबक सीखना और है। निशात साहब ये जो नुकसान है, जो फाइनेंशियल नुकसान है, जो किसान को बाहर लगता हुआ, लेकिन हकीकत में वो पूरे मुल्क की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, अब ये भी हकीकत है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है इसमें पाकिस्तान का कोई इतना बड़ा हिस्सा नहीं है, शायद 0.1% हमारा हिस्सा हो। बाकी जिन ममालिक का हिस्सा है वो बड़े आराम से बैठे हुए हैं और हम उन 10 ममालिक में आते हैं जो इस क्लाइमेट चेंज के नतीजे में, ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले हैं। लेकिन दुनिया जो है सर उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही जिस तरह से 2022 में उन्होंने कहा था। अभी भी देख लें, शायद हमदर्दी के बयानात आए हों लेकिन अभी तक अमली तौर पर कुछ चीज़ उस तरह से सामने नहीं आई है। देखिए गौर साहब, सबसे बड़ा इस मामले पर वज़ीर ख़जाना ने जो उस दिन बात कही थी वो भी तवज्जो तलब है कि क्या हम उस इमदाद को जो कि ऐलान किया गया उसको यूटिलाइज़ करने की पोजीशन में भी थे, यानी एक्चुअली हमें अपनी सलाहियत की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। होता यह है कि ये जो फॉरेन फंडिंग्स हैं ये या जो इदारे होते हैं, डोनर्स जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, ये अपनी जो उनकी अपनी स्टडीज़ होती हैं या अपने उनके जो मॉड्यूल्स उन्होंने डिफ़ाइन किए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली डिस्बर्समेंट चाहते हैं और जो उसको कंप्लाई कर लेता है वो उनके लिए आसान होता है फैच करना। लेकिन ये मैं इस बात को इस जगह तस्लीम करते हुए, देखिए बात यह है कि जो जब हम बात करते हैं, पहली बात तो यह है कि वो जो एक्चुअली भारत समेत, भारत भी है और दीगर ममालिक भी, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, एक्चुअली वो इसको एडमिट नहीं करते। क्योंकि अगर एडमिट करेंगे तो एडमिट करने की पोजीशन में बाद में फिर प्रॉब्लम यह है कि उनके ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन डलना चाहिए जो एक्चुअली जो उन्होंने कॉज किया है, इस दुनिया को कॉज कर रहे हैं। अब वो चूंकि इसको मानते नहीं है, कॉप कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये डिबेट है ना, जब जो आपका सल्फ ये जो है आपका जो गाड़ियों का धुआं है वो एक्चुअली वहाँ से जो तय कर लिया गया कि ये सबसे ज़्यादा कॉज कर रहा है उसको माहौलियाती तब्दीली को, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसमें नई रिसर्च आ गई है सर, इसमें नई रिसर्च आ गई है। वो बता ये रहे हैं कि ये गाड़ियों का धुआं 40% बताया था सबसे ज्यादा कि इसका है, लेकिन वो कहते हैं वो नहीं है, उससे ज्यादा वो जो ईंधन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, फॉसिल जो फ्यूल फैक्ट्रीज में घटिया ईंधन इस्तेमाल हो रहा है वो सबसे ज्यादा काज करता है। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह। ये इसीलिए तो सनती इनकलाब की वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ हम ये बात कहते हैं ना कि उन्होंने जो है वो जिसे कहते हैं ना बेदरेग किसी चीज़ का इस्तेमाल किया, उन्होंने बगैर किसी चीज़ को देखे, और जो ये आपकी ग्रीन गैसेस का मामला, ये सारा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखिए इस मामले के बाद आप जो आज जिन हालात से गुजर रहे हैं, मुझे तो शायद ये कहीं शक भी है इस बात का कि टॉप 10 में नहीं, शायद हम टॉप मोस्ट कंट्री ना हो जाए, खुदा ना खास्ता जो सिचुएशन है। लेकिन हमें दुनिया को बात समझाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए हमें उनके अंदाज में बात करना होगी। जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें पूरी करना होगी, और उन रिक्वायरमेंट्स में जहां ये बात शामिल है कि हम उनके मॉड्यूल्स को या उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करते हैं, वहां हमें ये भी बताना है कि हम खुद भी जो है हम बहुत विलिंग हैं इस चीज़ को ठीक करने में। आपको पता है कि आपके मालियाती इदारे हैं। आपसे ऐड करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ सॉरी, कि हम इंटरनेशनल ये जो डोनर्स हैं उनको ये नहीं बता सकते कि हम भी तो किसी ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हैं, तो आप हमारे साथ जल करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं निज़ाम बनेगा? ये बिल्कुल इसी तरह ही होगा। लेकिन देखें, इंटरनेशनल डोनर्स जब आपके साथ काम करते हैं ना, वो आप जब उनको अपनी कोई भी प्रोपोजिशन उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, वो प्रोपोजिशन ऐसी होनी चाहिए कि वो उनके जो स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए हैं वो उनको कंप्लाई करती हो।
आप जब स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी मतलब इस डिबेट से जरा थोड़ा हट के असल मामला यह है कि हमें यह भी बताना है कि हमारी विलिंगनेस भी मौजूद है। हम उस विलिंगनेस के लिए हम जो खुद कर सकते हैं वो हमने किस हद तक किया है और किस हद तक करना चाहिए। आपको IMF कहता है कि आप अपना बजट जो है वो आप क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंगली तरतीब दें। आपके तमाम मंसूबे जो हैं वो क्लाइमेट चेंज की ऐनक से देखे जाने चाहिए कि आप जितने भी तरक्याती मंसूबे बना रहे हैं या मंसूबे कर रहे हैं। अब और वो सिर्फ IMF नहीं कहता, आपको वर्ल्ड बैंक भी यही कहता, आपको ADB भी यही कहता, आपको दीगर मालियाती इदारे वो भी कहें ना मकसद कहें, कहने का ये हमें है अपने तौर पे ये करने चाहिए। अडॉप्ट करना पड़ेगा। यस, क्योंकि ये जो बात आपने अब कही है ना, ये वो रियलाइजेशन है जो हमें करनी है कि जी हम देखें ना, वो माने ना माने, कोई हमारी मदद करे ना करे, लेकिन हम तो मुतासर हैं, हमें तो अपनी बका की जंग लड़नी है। तो चूंकि हमने अपनी बका की जंग लड़नी है और आपके सामने आपने खुद ये बात हुई है इसके ऊपर कि 22%, आप सोच लीजिए ना कि 22% ज्यादा शिद्दत का मतलब क्या होगा नेक्स्ट ईयर, और वो नेक्स्ट ईयर रुकने वाला मामला नहीं है। फिर 22% एड अप होने के बाद जब वो मल्टीपल इफेक्ट नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर आएगा या आइंदा चंद सालों में जो इफेक्ट आएगा, वो किस हद तक जो है ना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि आज हम यहाँ हजारों एकड़ की बात कर रहे हैं, हम अपने बागात की बात करें, इकोनॉमी को जो डेंट है आप देखिए ना, को 15-16 अरब का हमने 2022 में 15-16 अरब डॉलर का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस किया। फिर हमें 16 अरब डॉलर रिहैब के लिए चाहिए था, यानी ये 30-32 डॉलर का ये मामला है। अब जो आप सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त, वो हो सकता है फिर आपको इतना इकोनॉमी के अंदर इतनी इंजेक्शन की जरूरत है, और आने वाले सालों के अंदर ये हर साल बढ़ता चला जाएगा। 348 बिलियन डॉलर्स आपको चाहिए 7 साल के अंदर, ये वर्ल्ड बैंक कहता है। आइंदा 7 सालों में 348 बिलियन, यानी आपको 50 बिलियन डॉलर हर साल चाहिए अपनी तरक्की को जारी रखने के लिए और ये मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए। तो ये जो फिनोमेना है इस लेवल का, उस लेवल पे हमें तैयारी करनी होगी, हर तरह से तैयारी। ना सिर्फ हमें यहाँ लोकल सिस्टम के अंदर अपने सिस्टम्स को ठीक करना है, हमें इस लेवल पे उसको इस काबिल बनाना है कि उसके बुनियाद पर हम लोगों को वो मंसूबे पेश कर सकें, हम उनको वो डेवलपमेंट के काम दे सकें जो इंटरनेशनल डोनर्स आपको देने, जिसकी फंडिंग करने के लिए राजी हो जाए और उनसे वो फंडिंग मिल सके। खालिद रुकी साहब, ये देखिए कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हों, हमारे सूबाई वज़रा हो, हमारे वफाकी वज़रा हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, हत्ता कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वो भी इस सूरत हाल की संगीनी को समझते हैं। और जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, आज वो तीसरा दिन है मुसलसल वो यानी ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं। इसी तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर आए, वो भी जाके सारी सूरत हाल को उन्होंने समझा, और आज तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब खुद दौरे कर रहे थे और वहां पर जाकर उन्होंने सूरत हाल को देखा भी और इस हवाले से ब्रीफिंग भी ली। तो इसका मतलब यह है कि रियासती सतह के ऊपर मुकम्मल, यानी वो अगर सियासी कायदीन की बात हो तो भी, अगर हम ये कहें कि हमारी असली क़यादत, तो भी सबको इस बात का मुकम्मल अदराक है कि सूरत हाल संगीन है। देखिए, ना सिर्फ सूरत हाल संगीन है बल्कि इसका एहसास किया जा रहा है, उसका इदराक भी है। और आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ने मुसलसल इस बारे में इजलास किए हैं, उन्होंने एक पूरी मॉनिटरिंग जो उनके सेल हैं उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी, वो जो मुतलका इदारे हैं उनसे रिपोर्ट्स ले रहे हैं, उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शंस भी पास कर रहे हैं। इसके साथ एक पूरा हुकूमती नेटवर्क है। ये जो हम नुकसान की बात कर रहे थे, ये वो नुकसान है जो हमारे शहरी इलाके में, लाहौर में। अच्छा, मैं खालिद साहब 1 मिनट में आपको रोकूंगा, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मलक मोहम्मद अली चिन्योट से हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं। चुनाव की क्या सूरत हाल है सर, जरा प्लीज बताइएगा, क्योंकि हम तो लाहौर में बैठे हैं और हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो तो कुछ अच्छी खबरें हमें नहीं मिल रही हैं। हो सकता है आपके पास कोई अच्छी खबर हो, कि यहाँ पर यही तासुर है, या कम अज कम खबरों में यही बात बताई जा रही है कि चुनाव के अंदर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। क्या सूरत है सर चिन्योट की? सर, जो चिनाब चिन्योट के मकाम से इस वक्त 8,55,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और ये तरीक का सबसे बड़ा रेला है। अभी तक चिन्योट से लेकर बुआना तक कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आज सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने चिन्योट में अच्छा दिन गुजारा और यहाँ पर काफी अच्छे दौरे किए। उन्होंने रेस्क्यू 112 के साथ मिल के जिला चिन्योट का मुकम्मल दौरा किया और जिला चिन्योट में उनको बताया कि ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। 12 फ्लड रिलीफ कैंप मुकम्मल तौर पर फाल हैं। इसके अलावा सर, जी सर, मैं देखिए, ये इसका मतलब आपने भी शुरू में ये बात बताई हमें कि कोई नुकसान बड़ा नहीं हुआ, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी सर, कोई नुकसान बड़ा नहीं होना।
तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। खालिद साहब, ये तो फिर जो तासुर यहाँ पे बैठ के हमें लाहौर में मिल रहा है और हम देखते हैं मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही है, ये तो हमारे नुमाइंदे वहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद हैं और वो जो बता रहे हैं उसके मुताबिक तो बड़ी अच्छी खबर उन्होंने दी है। और मेरा ख्याल है ये पहले साहब हैं जिन्होंने कि सैलाबी सूरत हाल में कोई अच्छी खबर दी है। नहीं गौर, हाँ गौर, देखिए मसला ये है कि जो सैलाब है वो तो सैलाब को बर्दाश्त करने की सकत भी है ना। पूरे पूरे इलाके हैं जहाँ से चनाब, ये तारीखी दरिया हैं और ये इनकी गुजरगाहें हैं। हम तो बात ये कर रहे थे कि जहाँ गुजरगाहों को ख़राब करने की कोशिश की गई। बाकी तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि सैलाब में शिद्दत के बावजूद उस सतह का नुकसान जो है, उस पैमाने का नुकसान नहीं हुआ। फिर दूसरी बात जो हम कर रहे थे कि हुकूमत अपने तौर पे बड़ी कोशिश कर रही है। फील्ड मार्शल ने जैसे खुद उन्होंने दौरा किया और बड़ी, मेरे ख्याल करतारपुर का दौरा जो उनका है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, बड़ा सेंसिटिव इस एतबार से है कि वहाँ पे जो हमारी सिख कम्युनिटी है उसको, आपको पता है कि वहाँ सैलाबी पानी का मतलब क्या है। वहाँ एक माहौल क्रिएट करना भारत की तरफ से कि यहाँ पे सैलाब की एक सूरत हाल है तो इसको संभाल ही सके, ये बड़ी अच्छी बात है कि फील्ड मार्शल खुद वहाँ पे गए हैं। या इस तरह बाकी भी जो आला हुकूमती जो ओहदेदारान हैं अगर वहाँ पे वो जाते हैं तो इनको बड़ा दिलासा देने की ज़रूरत है। उनका बड़ा मुकद्दस मुकाम है। और पाक फौज देखिए हमेशा से उनके जो इमदादी दस्ते हैं वो कार्रवाइयाँ साथ कर रहे हैं, उनकी तरफ से पूरी सपोर्ट हर तरह से मिलती है, इसलिए हम बड़ी बड़ी कुदरती आफात जो हैं इसका मुकाबला भी कर लेते हैं। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जो हम पहले एक बहस ये कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की और ये वो सारा कुछ की, और जो बाहर से जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे अहम बात जो करने की है वो ये है कि हमारे जो पानी के ज़ख़ीरा करने की जो कैपेसिटी है इसको बढ़ाया जाए। क्योंकि हमारे जो दो बड़े डैम बने थे, तरबेला और मंगला, और तरबेला हमारा सबसे बड़ा डैम है दुनिया का जो कुदरती तौर पे जो मिट्टी से बनाया गया। इस तरह हमारे पास सिंध में मिरानी डैम है, सबकजई डैम है, यहाँ भी फ्लड प्रोटेक्शन डैम है ये बेसिकली। इसी तरह के डैम बनाने की ज़रूरत है, पानी को ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत है। वो पानी आपकी वो ज़राअत के काम आएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त ख़राब हुआ है इसको बचाने में उसमें मदद मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर ने अभी 2 दिन पहले जो इजलास किया था इसमें भी नए डैम बनाने की बात और नए सूबों के साथ मिलकर इत्तफाक राय के साथ, आपको मालूम है कि हम कालाबाग डैम बनाने की बात करते हैं, उस पर सिंध को और केपीके को एतराज़ हो जाता रहा है माजी में। लेकिन ये मौजूदा जो सैलाबी सूरत हाल है इसमें तो कालाबाग डैम हो ना हो से कोई फर्क नहीं। मेरा ख्याल है कि जब भी कोई डैम बनेगा, मेरा ख्याल है कि जब भी ये देखें रावी में आया, सतलुज में आया और चनाब में आया, उसका तो कालाबाग डैम नहीं, आप देखिए ना। लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा कि जो सैलाबी पानी है वो एक जगह पे इकट्ठा होता है ना, फिर उसको किसी जगह से हमने उस पानी को अपने जो डैम बनाने हैं उनमें महफूज भी तो करना है। दुनिया भर में ये तरीकाकार है। आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब में तकरीबन 13 छोटे डैम जो हैं इसका हुकूमत प्रोजेक्ट बना चुकी है। बलूचिस्तान में 23 के करीब छोटे डैम जो हैं उनका प्रोजेक्ट है। इस तरह को सलमान का जो इलाका है यहाँ पे छोटे डैम बनाए जाने हैं। आप हमें मालूम होना चाहिए कि 1-2 साल पहले जब वहाँ सैलाब आया था तो को सलमान के इलाके में बड़ी तबाही हुई थी। सो इस सारे को बचाने के लिए बुनियादी तौर पर हमें अपनी वाटर जो जमा करने की, इकट्ठा करने की जो सलाहियत है उसको बढ़ाना चाहिए। इस हवाले से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की और आज जो अलामी आया प्राइम मिनिस्टर उसको, उसमें भी ये बात की गई है कि इस पर वर्किंग शुरू कर दी गई है और वर्किंग पेपर जल्द ही सारे सूबों के साथ और गिलगित बल्तिस्तान के साथ, आज़ाद कश्मीर के साथ जो है उनको शेयर कर लिया जाएगा। हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं जनाब मरीम नवाज शरीफ साहब, वो भी आज मुख्तलिफ जगहों पर दौरा करती रही हैं और उन्होंने ग्राउंड पर जाकर सूरत हाल को देखा और ग्राउंड पर इस बात को इंश्योर किया कि लोगों को जो यानी उनकी जरूरत है उसके मुताबिक चीजें पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं खुर्रम शुजरा साहब, पीटीवी के नुमाइंदा है। जनाब खुर्रम शुजरा साहब, ये बताइएगा कि चनाब की क्या सूरत हाल है और जो कहा जा रहा है कि चनाब में बहुत ज्यादा पानी है और तारीख में कभी इतना पानी नहीं आया, तो वहां पर इस वक्त इंतजामिया फुल अलर्ट है, क्या सीन है, जरा थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। ऐसा है मुल्तान में ना इस वक्त तो सूरत हाल में नॉर्मल फ्लडिंग किया, नॉर्मल दरिया चनाब जो है यहाँ पे भी नॉर्मल रह रहा है। अभी तक जो इस वक्त बर्डन पड़ रहा है पानी का, जो बड़ा जो रेला कादरवास से 10.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा का गुजरा था, वो इस वक्त जो लेटेस्ट मेरे पास इरिगेशन डिपार्टमेंट की या फ्लड कमीशन की तरफ से इंफॉर्मेशन है, वो चिन्हित क्रॉस करके छंग के करीब त्रिमू हेडवर्क्स पर इस वक्त इकट्ठा हो रहा है। और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों का इस वक्त गैस है कि तकरीबन 6 से 8 लाख क्यूसेक के दरमियान रेला जो है यहाँ से गुजरेगा। अभी वहाँ से आना है, उससे आगे सफर करते कल शाम या परसों जो है, कल शाम रात तक मुल्तान के एरिया में जो पानी आएगा और यहाँ के बंद से टकराएगा।
सूरत हाल इस वक्त ये है कि इंतजामिया हाई अलर्ट है। इंतजामिया ने तमाम जो बेट के एरियाज हैं, जो रिवर एनकैचमेंट एरियाज हैं, उनसे इवैक्यूएशन सारी करा ली है। अलबत्ता एग्रीकल्चर का जो नुकसान वो तो हो रहा है, लेकिन ये कि ह्यूमन लॉसेस को और खुसूसन लाइफ स्टॉक के जितने लॉसेस हैं उनको बचाने के लिए 148 मवाज़ियात जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के उनको खाली करा लिया गया है। जो रिवर जहाँ पे भी चांस था कि ये फ्लड एरिया से हिट हो सकते हैं, जो पुराने हैं बस्तियां, कुछ गांव, उनके लिए भी कुछ इंतजाम किए गए हैं। जहाँ पे बड़ी आबादी है, फ्लड बंद भी बनाए गए। लोगों को इवैक्यूएट करने के बाद अभी कमिश्नर और जो लोकल जहाँ पे सियासी नुमाइंदे हैं वो मुसलसल लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आए, बाहर निकलें और जो फ्लड एरिया उससे बाहर आए। इस वक्त जो मुझे इतला मिली, जो मेरी इरिगेशन डिपार्टमेंट से बात हुई कि 1 लाख से तकरीबन 22-25 हज़ार क्यूसेक करेला जो है पुल चनाब, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के दरमियान जो है वहाँ से गुजर रहा है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने का कल शाम से है चांस। त्रिमू पर इस वक्त जो है वो बर्डन बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ जो है जो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का दरमियान में एरिया है और डिस्ट्रिक्ट झंग का, वहाँ पे भी इवैक्यूएशन कराई जा रही है। अच्छी बात जो मैं आपको बताऊं वो ये हो रही है कि दरिया रावी में भी रेला आ रहा है और दरिया चनाब में भी जो है फ्लड का रेला। बाकी दरिया चनाब में जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लड है। इस वक्त दरिया चनाब में कोई इतने लेवल का पानी नहीं गुजरा, कोई 6.5 लाख क्यूसेक या 7 लाख क्यूसेक कैपेसिटी है हेड त्रिमू की, मैक्सिमम है। वहाँ पे अभी सूरत हाल उस तरह नहीं हुई। लेकिन ये कि त्रिमू का पानी जो आना है दरिया चनाब का और दरिया रावी का, ये वक्फे से एंटर होने हैं, क्योंकि त्रिमू के बाद दरिया रावी जो है वो दरिया चनाब में गिरता है, इसका पानी इकट्ठा हो जाता है। मुल्तान के एरिया से पहले डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के एरिया में ये दोनों दरियाओं का पानी इकट्ठा हो जाता है। वो रेला चनाब वाला पहले गुजर आएगा, रावी का रेला जो है बाद में आएगा। तो इसलिए वो उस लेवल तक जो 2 दिन पहले तक आपका मतलब ये है कि अभी यानी जो सूरत हाल बता रहे हैं उसके मुताबिक तो फिलहाल सुकून के लम्हात हैं और ऐसा लग रहा है कि वो तबाही नहीं होगी अल्लाह के फजल से, जिसकी बारे में मुसलसल जो है वो बताया जा रहा था या लोग जो बात कर रहे थे, जिसका खदशा था, अलर्ट करने की वजह से और इन्फॉर्म करने की वजह से। जी बिल्कुल ठीक बात है, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत हो या फेडरल हुकूमत हो, इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर सैलाबी सूरत हाल है उसे निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर इंतजामिया ग्राउंड के ऊपर मौजूद है और काम किया जा रहा है। और जिस तरह से चनाब की सूरत हाल हमें जंग से भी मालूम हुई और हमें मुल्तान के जो हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने बताई, तो इससे यही लगता है कि बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही है। उन 2 लोगों ने पिछले 5 रोज़ के दरमियान ये पहले 2 लोग मिले हैं जिन्होंने कोई अच्छी खबर बताई है। अल्लाह करेगा अच्छी खबरें मजीद आएंगी। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।